Chapter number 8 MCQs. Question number 1. Which of the following is not an element of the audit report in accordance with SS700? SS700 के हिसाब से क्या एलिमेंट नहीं है ऑडिट रिपोर्ट का? टाइटल एड्रेस ही तो है ऑडिटर स्ट्रेटजी, मतलब ऑडिट की स्ट्रेटजी नहीं होती है पार्ट, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑडिट की स्ट्रेटजी। ऑडिटर्स का ओपिनियन तो होता है। अंडर द रिलेवेंट क्लास ऑफ द कारो 2020 ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड to report the extent of the areas of outstanding provident fund as on the last date of the financial statements, मतलब फाइनेंशियल ईयर फॉर द पीरियड ऑफ, मतलब कि जो आउटस्टैंडिंग प्रोविडेंट फंड का बैलेंस होता है, एरियल्स के अंदर जो आउटस्टैंडिंग प्रोविडेंट फंड होता है वो कितने दिन तक का, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लास्ट डे पे कितने दिन तक का आउटस्टैंडिंग प्रोविडेंट फंड का अगर बैलेंस होगा तो हमको कारो 2020 के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सीडिंग 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ज़्यादा अगर आउटस्टैंडिंग रहता है प्रोविडेंट फंड का बैलेंस ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर द पीरियड ऑफ, तो हमको क्या करना पड़ता है? कारो 2020 के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्टिंग ऑन द फ्रॉड इज मेड बाय द ऑडिटर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज ऑफ द पैरा 3 ऑफ द कारो 2020। तो क्लॉज कितने 11th के अंदर हम लोग, क्लॉज 11 के अंदर हम लोग फ्रॉड का रिपोर्टिंग करते हैं पैरा 3 ऑफ द कारो 2020 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर। ऑडिटर अपना ओपिनियन बना रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए सारे मटेरियल एस्पेक्ट्स में इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ये जो ऑब्टेन किया गया है रीजनेबल अश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे फ्री है फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स? यहाँ पर क्या आएगा आंसर में? मटीरियल मिस स्टेटमेंट से, वेदर ड्यू टू द फ्रॉड या तो एरर्स। अंडर द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ द कार्य, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूडिन जो होता है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये रिक्वायर्ड किया जाता है स्टेट करने के लिए बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन। कहाँ पर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना यूडिन लगाता है? तो ईच ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एंड ईच सर्टिफिकेट के अंदर। एज पर द कारो 2020 फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है इन्वेंटरी का वो कंडक्ट किया जाता है एट रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन करवाता है किसका? इन्वेंटरी का। वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, ओपिनियन ऑडिटर के अंदर, ऑडिटर के ओपिनियन के अंदर कवरेज एंड द प्रोसीजर्स ऑफ सच वेरिफिकेशन, कितना कवर करना और कितना वेरीफाइड करना है बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट। वेदर एनी डिस्क्रिपेंसीज, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है ऑफ डैश कितने परसेंट की होती है वो डिस्क्रिपेंसीज और मोर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ द इन्वेंटरीज वेर नोटिस्ड एंड इफ सो, अगर ऐसा कुछ होता है डिस्क्रिपेंसीज निकलती है और वो नोटिस होती है तो वेदर दे हैव प्रॉपर्ली डील्ड विद द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, क्या उसको प्रॉपर्ली बुक डील्स किया जाना चाहिए बुक्स ऑफ द अकाउंट्स में? तो कितने परसेंट की डेफिशिएंसी कितने परसेंट की डिस्क्रिपेंसीज निकलती है तो हम करते हैं तो 10% या उससे ज़्यादा की निकलती है एग्रीगेट के अंदर ईच क्लास ऑफ द इन्वेंटरीज के अंदर जो भी नोटिस किए गए, तो हम लोग क्या करते हैं फिर कारो 2020 के अंदर रिपोर्ट भी करते हैं। वैन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया गया है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से तो ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट, ऑडिटर को इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव्स द फेयर प्रेजेंटेशन, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन से बने हुए हैं। कारो 2020 रिक्वायर्स द कंपनीज ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन दिस सर्टेन specific matters where you are likely to locate such reporting in an independent auditor reports of the company। कहाँ पर हमको ये इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है? किसको? तो कारो 2020 के अंदर रिक्वायर्ड किया गया है कि कंपनी का ऑडिटर रिपोर्ट करता है स्पेसिफिक मैटर को, और ये स्पेसिफिक मैटर जो है इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट में कहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है? तो सेक्शन कंटेनिंग द रिपोर्ट ऑन द अदर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो भी हम लोग कारो 2020 की जो रिक्वायर रिपोर्टिंग होती है स्पेसिफिक मैटर की, वो हमारे इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कहाँ पर रिपोर्ट करते हैं? तो सेक्शन कंटेन, जहाँ पर सेक्शन के अंदर रिपोर्ट ऑन दी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हमको लगाना पड़ता है। विच इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ द की ऑडिट मैटर, क्या गलत है कम्युनिकेशंस ऑफ द की ऑडिट मैटर्स को लेकर? इट इज़ सेपरेट ओपिनियन ऑन द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड मैटर्स, ये सेपरेट ओपिनियन होता है इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड मैटर के। बाकी सब देखते हैं तो क्या है? इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो सही है क्योंकि सब्सटीट्यूट नहीं होता ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर का। इट इज़ नॉट द सब्सटीट्यूट वेयर मॉडिफाइड ओपिनियन रिक्वायर्ड, जहाँ पर मॉडिफाइड ओपिनियन की ज़रूरत होती है वहाँ पर की ऑडिट मटेरियल से काम नहीं बनेगा। इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर दी रिगार्डिंग ऑडिट for reporting under the section 570 when a material uncertainty exists
कास्टिंग द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो इसके अंदर भी नहीं होता है। यहाँ पर भी की ऑडिट मेटल्स जो होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कहाँ पर ज़रूर नहीं पड़ती है, तो जहाँ पर सेपरेट ओपिनियन ऑन द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड मेटल्स होती है वहाँ पर की ऑडिट मेटल्स का कम्युनिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इन अकॉर्डेंस विद एस एस 700, एस एस 700 के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट है? बेसिस ऑफ द ओपिनियन जो प्रोवाइड किया जाता है इन द ऑडिट रिपोर्ट व्हेन मॉडिफाइड इन द ओपिनियन इज मेड, जब मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है, जब बेसिस ऑफ द ओपिनियन को लगाया जाता है, बेसिस ऑफ द ओपिनियन को प्रोवाइड किया जाता है जब ऑडिट रिपोर्ट व्हेन क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इज मेड, बेसिस ऑफ द ओपिनियन क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन के अंदर भी लगाया जाता है, बेसिस ऑफ द ओपिनियन को लगाया जाता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जब डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दिया जाता है, बेसिस फॉर द ओपिनियन इज प्रोवाइडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इन रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स ऑफ द ओपिनियन मेड। कोई भी टाइप का आप ऑडिट का ओपिनियन लोगे लेकिन वहाँ पर आपको बेसिस फॉर द ओपिनियन तो लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर कलेक्ट किया आएगा, तो आंसर नंबर 4 आएगा, जहाँ पर बेसिस ऑफ द ओपिनियन प्रोवाइड किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वहाँ पर देखा नहीं जाता कि कौन सा टाइप की ऑडिट रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं, कि कौन सा टाइप का हम लोग ओपिनियन हम लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द ऑडिटर शेल एक्सप्रेस, ऑडिटर एक्सप्रेस करता है डैश ओपिनियन, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा व्हेन द ऑडिटर, जब ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जब उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, कंक्लूड कर रहा है वो कि मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट दोनों को मिलाकर मटीरियल भी है परवेजिव भी है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी मटीरियल को भी टिक हो गया परवेजिव को भी टिक हो गया, तो यहाँ पर कौन सा वो ओपिनियन देगा और उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिल चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एडवर्स ओपिनियन देगा वो। क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर क्या होता है? क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप एंड डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट है, मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड देते हैं। और डिस्क्लेमर्स जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो जहाँ पर हम लोग को लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप होता है, जहाँ पर मटीरियल और परवेसिव दोनों होता है, तो हम डिस्क्लेमर देते हैं। यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप तो नहीं है क्योंकि उसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले चुका है वो, इसलिए यहाँ पर क्या है, डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट होता है, मटीरियल भी है परवेसिव भी है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो एडवर्स ओपिनियन देते हैं हम लोग। विच इज़ द रिपोर्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है कंपनी का ऑडिटर की 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से? वेदर द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनीज विच आर प्रेजेंटेड मैरिली बाय द बुक्स एंट्रीज आर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, के जो ट्रांजेक्शन्स कंपनी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुक्स ऑफ द एंट्रीज के अंदर वो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के हित के अंदर है। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164(2), क्या कोई ऐसा डायरेक्टर है जो कि डिसक्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट को लेकर अंडर सेक्शन 164(2) के हिसाब से, तो यहाँ पर हम लोग ये लगाते हैं, जहाँ पर 143(3) होता है वहाँ पर हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या कोई डायरेक्टर ऐसा डिसक्वालिफाइड तो नहीं है ना जिस अपॉइंटमेंट को लेकर अंडर सेक्शन 164(2). वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट्स, क्या पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू अकाउंट के अंदर चार्ज किया गया, ये भी नहीं है। वेदर द लोन्स एंड द एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज अ डिपॉजिट, ये भी नहीं है। एन ऑडिटर डिस्क्लेम्स द ओपिनियन वैन, ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन कब देता है, जब वो अनेबल टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूड दैट द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स कुड बी बोथ मटीरियल एंड परवेसिव, मतलब ऑडिटर को ऑब्टेन नहीं हुआ है, ऑडिटर को मिला ही नहीं है एविडेंस, या वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा है, ऑडिटर को एविडेंस भी नहीं मिला है, वो कंक्लूड भी कर रहा है कि पॉसिबल इफेक्ट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स की, मतलब जो भी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स होगी उसकी जो पॉसिबल इफेक्ट्स होगी वो मटीरियल भी है परवेसिव भी है और उसको ऑडिट एविडेंस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो क्या देगा, तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देगा। वाइल रिपोर्टिंग द अंडर कारो 2020 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट, जब रिपोर्ट किया जाता है कारो 2020 के अंदर, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी की क्या ड्यूटी होती है, तो फ्रॉड अगर लेस देन 1 करोड़ कमिट किया गया होता है ऑफिसर या तो एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको रिपोर्ट करना है क्या, तो नहीं, फ्रॉड
ऑफ लेस देन 1 करोड़ कमिटेड बाय द ऑफिसर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, क्या इसको रिपोर्ट करना है? नहीं. फ्रॉड ऑफ द 5 करोड़ और द मोर कमिटेड बाय द ऑफिसर्स और द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, इसको भी नहीं. एनी फ्रॉड, कोई भी जात का फ्रॉड जो कंपनी ने किया या कंपनी पे किया गया है, नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है. तो हाँ, इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है. का आंसर क्या है? 4. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. द ऑडिटर रिपोर्ट्स इंक्लूड द सेक्शंस विद हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, वो उसका हेडिंग नाका जाता है. दिस सेक्शंस ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, ये जो सेक्शन है ऑडिटर का रिपोर्ट्स का, इसके अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाती है फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ. के मैनेजमेंट जो है वो प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से. सच इंटरनल कंट्रोल एज द मैनेजमेंट डिटरमाइंड इज नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री आर फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड या तो एरर. क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स है मैनेजमेंट के, क्या वो फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड या तो एरर से, एंड प्रिपेयर किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से. असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड वेदर द यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस, क्या एंटिटी ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को वैलिड करार किया गया है और उसके हिसाब से ही अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, एज वेल एज डिस्क्लोजर भी उसके हिसाब से ही दिए गए हैं. मैटर रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट शेल इंक्लूड. जो एक्सप्लेनेशन होता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट्स को लेकर, इंक्लूड इसके अंदर क्या आता है? डिस्क्रिप्शन लिया जाता है ऑफ व्हेन, कब एंड यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट. कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है. तो यहाँ पर तीन जो होती है ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है. CAP, auditor of the manufacturing company, it is also required to maintain the cost record and get its cost audit conducted. CAP ऑडिटर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है एंड कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट किया जाता है एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से. इन रेस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या करेक्ट होगा? डिस्क्रिपेंसीज ऑफ द रिपोर्टिंग अंडर द कार्लो 2020 के हिसाब से क्या करेक्ट होगा? तो वेदर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कॉस्ट ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ. क्या जो मेंटेनेंस है कॉस्ट रिकॉर्ड का वो स्पेसिफाइड किया गया है कहाँ पर? 148(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. एंड जो कॉस्ट ऑडिट होता है उसको भी ज़रूरत होती है रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ के हिसाब से. वेदर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड इज स्पेसिफाइड अंडर द सेक्शन 148(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कॉस्ट ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू अंडर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉज. वेदर द कॉस्ट ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड. क्या जो लॉ के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का था उसके हिसाब से कॉस्ट ऑडिट लगाने की ज़रूरत है 148(1) के हिसाब से कंपनी को, और अगर है तो क्या उसने कंडक्ट किया गया है एंड डेट क्या थी उसकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को कंडक्ट करने की. वेदर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज स्पेसिफाइड अंडर 148(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेदर द सच अकाउंट्स एंड द रिकॉर्ड्स हैव बीन सो मेड एंड मेंटेन. क्या जो 148(1) के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने की ज़रूरत थी कंपनी को, कंपनीज एक्ट जो कि बताया गया है 148(1) के सेक्शन के अंदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया गया है, तो क्या उसके हिसाब से उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत थी? बोले हाँ, अगर थी तो उसने क्या वो बनाया है और क्या उसने उसको मेंटेन किया है? बस हमको तो इतना ही जानना होता है, हमको ये डेट वेट जानने की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पर आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द मॉडिफाइड ओपिनियन. कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है? तो क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन है तो नेगेटिव ओपिनियन. तो नेगेटिव ओपिनियन जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होता है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी प्रोविजंस ऑफ द कार्लो 2020 वुड बी एप्लीकेबल. किसके अंदर कार्लो 2020 एप्लीकेबल होता है? तो OPC प्राइवेट लिमिटेड, RCI बैंक लिमिटेड, यहाँ पर एक OPC है, एक बैंक है और एक इंश्योरेंस मून इंश्योरेंस लिमिटेड. ये तीनों के अंदर तो कारो एप्लीकेबल नहीं होता. बैंक के अंदर और इंश्योरेंस के अंदर तो एप्लीकेबल हो गया है, OPC के अंदर भी, बट ये इसके अंदर आने के अंदर टाइम लग रहा है. इसलिए यहाँ पर कौन सी के अंदर हम लोग टिक करेंगे जिसके अंदर एप्लीकेबल हो चुका है? तो PST इंडस्ट्री लिमिटेड, ये क्या है? लिमिटेड कंपनी है, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इसके लिए तो कारो एप्लीकेबल हो ही गया है. तो यहाँ पर आता है आंसर नंबर 3. विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द जॉइंट ऑडिट. क्या डिसएडवांटेज है जॉइंट ऑडिट की? तो लोअर अटेंशंस टू द कॉमन वर्क एरिया. कॉमन वर्क एरियाज के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज ऑडिटर इज नॉट लाइकली टू एक्सप्रेस द मॉडिफाइड ओपिनियन. किस सर्कमस्टेंसेज के अंदर ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है मॉडिफाइड ओपिनियन को?
द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनीज इज़ ₹20 lakhs। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 20 लाख रुपए का है। एंड कंपनी हैज़ ओवर स्टेटेड इट्स इन्वेंटरीज बाय द 10,000 ड्यू टू द वैल्यूएशन इशू। लेकिन कंपनी ने ओवर स्टेट किया है इन्वेंटरी को 10,000 से। तो ये क्या है, ये मटीरियल भी है, परवेजिव भी है, ये क्या है, मटीरियल भी है, परवेजिव भी है। और यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप तो लग नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर चेक करके बैठे हैं हम लोग। लेकिन डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी 10 लाख है एंड द कंपनीज हैज चार्ज 15 lakhs इन द मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट विच इन फैक्ट पर्टेनिंग टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। मतलब यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू का एक्सपेंस जो है, रेवेन्यू के अंदर एक्सपेंस बताया गया है जिसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हम लोग तो उसको मैनेजमेंट को केस को कैपिटलाइज कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी 10 लाख रुपये। कंपनी हैज़ नॉट मेट द प्रोविजंस ऑफ द इररिकवरेबल डेट अमाउंटिंग टू 7 लाख रुपीज़। इसका भी प्रोविजन बना देंगे। द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द डेट ऑफ द सिस्टम बिल्स वाउचर्स एंड ऑल द डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द फायर। आग लग गई थी प्रीमाइसिस के अंदर 31/12/2022 के अंदर, तो उसकी वजह से सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे। डिड नॉट प्रॉपरली बैक अप द स्ट्रेटजीज को बैकअप नहीं किया गया था। देयरफॉर द कंपनी रिबिल्ड इट्स अकाउंट्स बुक फॉर द फर्स्ट 9 मंथ के उसने रिबिल्ड करे, मतलब फिर से बनाए। इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली उसने, बैंक स्टेटमेंट से, जीएसटी पोर्टल से एंड थर्ड पार्टी से। ये जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किए जा रहे हैं, फिर उसके अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया जा रहा है 50 लाख का, तो ये भी चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश Ram and the company are auditor of the Jinesh Limited while auditing the fixed assets of the Jinesh Limited। जब ऑडिट कर रहे थे फिक्स एसेट Jinesh Limited का, तो Jinesh and the company verified कर रहा है फॉलोइंग एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन की है उसने, मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द टेंजिबल एसेट्स। उसने पूरी टेंजिबल एसेट्स का मेंटेन किया था रिकॉर्ड्स, इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड द सिचुएशंस, कितनी क्वांटिटी में है और क्या सिचुएशन में है वो भी मेंटेन किया था। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स भी किया था। ऑल द टाइटल डीड्स जो थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो भी जिनेश लिमिटेड के नाम पर ही थी। डिड द ऑडिटर मिस, क्या ऑडिटर ने मिस कर दिया अंडरस्टैंड करने के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स पर कार्लो 2020 के हिसाब से नंबर 1 रीवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स एसेट इज अंडरटेकन और नॉट। उसने रीवैल्यूएशन क्या चेक किया, नहीं। 3 पॉइंट देख के तो ये लग रहा है कि उसने रिवैल्यूएशन का चेक नहीं किया। जिग्नेश लिमिटेड क्या होल्ड कर रही थी, यानी बेनामी प्रॉपर्टी है। 3 पॉइंट देख के तो लग रहा है कि जिग्नेश लिमिटेड ने होल्ड किया है कि नहीं किया है बेनामी प्रॉपर्टी, वो चेक किया नहीं गया है। मेंटेनिंग ऑफ द प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स के फुल रिकॉर्ड मेंटेन किए गए थे प्रॉपरली, उसका भी यहाँ पर 3 पॉइंट देख कर लग नहीं रहा है कि उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया होगा, वेरीफाई किया होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, सेकंड आंसर आएगा कि तीनों 3 यहाँ पर ऑडिटर ने मिस आउट कर दिया है वेरीफाइड करने के लिए फिक्स एज पर द कार्लो 2020। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंक्लूड। जो डिस्क्रिप्शन होता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसकी बॉडी के अंदर ही ये नागते हम लोग कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर क्या है, विद इन एन अपेंडिक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर के रिपोर्ट के अपेंडिक्स के अंदर डाल दे। इन विच द केस द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू द लोकेशंस ऑफ द अपेंडिक्स। और ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस दे दे के कौन से लोकेशंस पे ये अपेंडिक्स रखा गया है। बाय द स्पेसिफिक रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू लोकेट ऑफ सच डिस्क्रिप्शंस ऑन द वेबसाइट पर डाल दें। ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी है, मतलब जो कंपनी है उसकी वेबसाइट पर डाल दें। वेर द लॉ रेगुलेशंस और द ऑडिट स्टैंडर्ड एक्सप्रेसली परमिट। ये कब कर सकते हैं, जब लॉ रेगुलेशंस या तो स्टैंडर्ड परमिट करता है तभी ये कर सकते हैं एन ऑडिटर टू डू सो। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, और अगर सेकंड नहीं करना हो तो थर्ड भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब सेकंड के और में थर्ड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, थर्ड आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ द ऑडिटर एड्रेस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर in additions to the auditor responsibilities and the SAs, these other reporting responsibilities shall be addressed in the separate sections in the auditor reports with the heading, title, dash or otherwise as appropriate to the content of the section। मतलब कि ये जो हम लोग रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, तो ऑडिटर की रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको कहाँ पर दिखाया जाता है, एज पर ऐसे के अंदर के हिसाब से, मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर ये जो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इसको कहाँ दिखाया जाता है। तो रिपोर्ट्स ऑन दी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग दिखाते हैं इसको।
ये हेड डाल के CA एक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट ऑफ द ए कंपनी हैज़ फेस द नॉन कॉरपोरेशंस बाय द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के साइड से नॉन कोऑपरेशंस मिल रहा था, मतलब मैनेजमेंट ऑडिट सही से कंडक्ट नहीं करवा रही थी विद रेस्पेक्ट टू द सर्टेन सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर। एज अ रिजल्ट ऑफ द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कुड नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसकी वजह से मिला नहीं ऑडिटर को इन मैनी एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही डिसाइडेड टू डिस्क्लेम द ओपिनियन, उसकी वजह से वो डिस्क्लेमर देना चाहता है। वाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जब ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट किया जा रहा था तो ही शुड टेक केयर, क्या उसको टेक केयर करके चलना पड़ेगा, तो टू अमेंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑडिटर्स responsibilities required by the SS 700 to include some specific reference, मतलब यहाँ पर उसको अमेंड करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन ऑडिटर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर 700 के हिसाब से जो दी जाती है उसके अंदर, टू इंक्लूड सम स्पेसिफिक रेफरेंस, और वहाँ पर उसको स्पेसिफिक रेफरेंस डाल के चलना पड़ेगा कि क्यों वो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दे रहा है।